प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। रऊफ क्लासरा साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं और आमिर मतीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ऑपोजिशन की हुकूमत गिराने की तैयारियां। बिलावल भुट्टो के ताज़ा बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। मुल्क के सियासी हालात में ऑपोजिशन भी गैर मामूली मुतहर्रिक। पीडीएम इजलास से पहले शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ऑपोजिशन मुत्तहिद हो, हुकूमत कल ही गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो के बयान के पीछे छुपी असल कहानी क्या है, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर दाखिला शेख रशीद ने अस्लहा लाइसेंस देने का इख्तियार काबीना से अपने हाथ में ले लिया। विफाकी काबीना ने ममनुआ अस्लहा के दर्जनों लाइसेंसेज जजेस, जर्नैलों, विफाकी वज़रा और विफाकी सेक्रेटरीज को जारी करने की मंजूरी दे दी। कौन कौन सी शख्सियात को ममनुआ लाइसेंस जारी किए गए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्टेट बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग, फैटफ मामला देखने वाले यूनिट की सरबराह लुबना फारूक की अपनी तकर्री गैर कानूनी निकल आई। ऑडिट हुकाम ने ओहदे से हटाने के साथ रिकवरी की सिफारिश कर दी। इसहाक डार के दौर में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने लुबना फारूक की गैर कानूनी तकर्री के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने डीएचए को कौड़ियों के मोल जमीन फरोख्त करके कौमी खजाने का 235 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। पोर्ट अथॉरिटी ने 2300 एकड़ अराजी डीएचए को सिर्फ 60 लाख में बेच दी। ये खेल किस तरह खेला गया, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आमिर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब, सबसे पहले ये जो सियासी माहौल है और बिलावल के इस बयान के बाद एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया है पूरी सिचुएशन में। अचानक से ये बिलावल की एकदम से फिर ये वाली बात कि ऑपोजिशन अगर मुत्तहिद हो जाए और अगली हुकूमत हमारी होगी, क्या इसके पीछे कहानी है? मैंने बड़ा अरसे से बिलावल भुट्टो साहब को संजीदा लेने से छोड़ दिया हुआ है। ये जो सियासतदानों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि उनके कहे हुए अल्फाज की एक क्रेडिबिलिटी रहे। जब बहुत ज्यादा मुबालगा मेजी हो जाए और बिल्कुल हर वक्त वो आप एक पब्लिक स्पीच में बड़े बड़े दावे कर दें तो उसके बाद फिर जो है ना आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। तो ये बस एक मेरा ख्याल है ये एक उनका पैंतरा है, क्योंकि इस वक्त वो उल्टे मुसीबत में हैं। पहले तो एक ओवरऑल अपोजिशन की सूरत हाल सुन लेना कि आपस में ये पार्टीज जो हैं अभी नून लीग की वो अपने मसाइल चल रहे हैं, तो ये गालबन थोड़ा सा उस पे प्ले कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कहना ये चाह रहे हैं कि जी मरियम से तो नहीं हमारी बन सकी, नवाज शरीफ साहब से भी नहीं बन सकती, मगर शहबाज शरीफ के साथ जो है ना ये हमारी बन सकती है। तो एक किस्म की एक सियासत भी कर रहे हैं और थोड़ी सी नून लीग के साथ शरारत भी कर रहे हैं। मगर ये कर भी लें तो इसके अलावा अपोजिशन में और प्लेयर हैं, मौलाना फजल रहमान है जो कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी उतने ही नाखुश हैं। और इफ ऑल थिंग्स गो वेल, ये सारे जो कि लगता नहीं है ये इकट्ठे हो भी जाएं तो वो वक्त गुजर गया। वो जो दरमियान में एकदम इनकी एक साल डेढ़ पहले जो पीक आई थी और था कि पता नहीं कुछ कमाल करने, और उस वक्त बिल्कुल एक माहौल बन भी गया था और हुकूमत के बहुत बुरे हाल थे और जो इकट्ठे इनके धर्रे वर्रों से सारे लोग डरे हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन जीत के इलेक्टोरली भी प्रूव कर दिया, लॉन्ग मार्चेस लॉन्ग मार्चेस। तो उसके बाद फिर वो बबल इतना बड़ा गया कि वो बबल गया फट। अब वो फटे हुए बबल को जो है ना जोड़ना वो मेरा नहीं ख्याल है इनके बस की बात है। उल्टा ये मुसीबत में है सिंध में कि सिंध में एक तो जो इनसे गवर्नेंस बिल्कुल नहीं हो पा रही, 13 साल हो गए हैं और करप्शन का सिंध में इतना बुरा हाल है कि वहाँ हर बच्चे को पता है कि वो जो 10% जो है ना वो मिस्टर 10% को जाता है, 5% महकमे को जाता है, 5% वजीर को जाता है। ये हर बच्चे को पूरे सिंध में पता है और कोई किसी को कोई इशू नहीं है। तो वहाँ अभी सीरियसली प्रॉब्लम आना शुरू हुए। इसी वजह से इन्होंने आपने रिसेंटली गौर किया होगा इस हफ्ते एक कैबिनेट रीशफल किया है। अभी सुनते हैं कि मुराद अली शाह साहब को भी शायद ये तब्दील कर दें कि कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाय इसके कि इन्होंने कश्मीर के अंदर इन्होंने एक बड़े पूरे 3-4 साल में या 5-10 साल में
तो वहाँ पे इन्होंने आगे से बेहतर वो करवाई और उसका फैक्टर कोई ये नहीं है कि इनके तरफ वोटर वापस आ गया है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनके जो रहनुमा है चौधरी रियाज साहब, उनकी बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही जिससे कि ये सीटें वीटें आ गई। अदरवाइज इनको ये बच रहे हैं कि ये ऑलरेडी क्योंकि सिंध की रूरल एरिया तक महदूद होके रह गए हैं और पिछले अब दरमियान में पीटीआई ने अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब जो है वो सिंध उसमें जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ के जो पावर ब्रोकर्स हैं जिस तरह के अरबाब रहीम साहब को भी लिया गया है, पूरी 10 आधी दर्जन की और लिस्ट है अरबाब रहीम जैसे ये सारे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में अब ऐसे ही लोगों का राज है, हर एक आदमी की अपनी अपनी पॉकेट है, अपना अपना उसको आप ताकत दें तो वो 2-4 तोड़ लाता है। तो ये बेसिकली एक डिफेंसिव ऑफेंसिव है कि अपने आप को डिफेंस के लिए ये ऑफेंसिव पे लाच रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेता कि इनके ये एकदम से बुलबुली मार देना कि जी ये एकदम से पीडीएम खड़ा कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये जो 2 साल अब जो है ना, ये इलेक्शन सिलसिला शुरू हो गया है। अब गवर्नमेंट गिराने गुरूने से ज्यादा ये 13 साल इस दफा और ओवरऑल पिछले 35 साल में 28 साल में जो है ना, सिंध जो है वो ये जो नहीं ठीक करें, ये उसी को कुछ ठीक भी कर लें तो शायद इनका चांस है। बाकी ये हुकूमत को गिराना उड़ाने का काम ये जो है ना, ये टाइम मैं समझता हूँ निकल गया है। ठीक है क्लास साहब, जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि ये कोई इतनी सीरियस बात लेने वाली नहीं है और स्पेशली पीडीएम का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। वाशिंगटन के दौरे का जिक्र किया बिलावल ने कि वहाँ पे मैं नहीं गया और जब मैं जाऊँगा तो उनकी चीखें निकलेंगी, तो क्या होगा वाशिंगटन के दौरे से? आमिर साहब का ये करना कि बिलावल को मैं सीरियस नहीं लेता, मुझे अपनी बात याद आ गई। आमिर साहब को तो मैं गलत नहीं कह सकता। हम ये किसी दौर में एतराफ़ करने दें, हर्ज नहीं है। हमारी असेसमेंट बहुत सारे लोगों की गलत साबित हुई है। इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं, हमें छोड़ें, शामुद कुरैशी साहब का कहते हैं कि ये भी मेरे पे भरोसा नहीं करते थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। ये तो वो अपनी तकरीरों में कह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारे लोग समझते थे इमरान खान साहब को, हम भी सीरियस नहीं लेते थे कि बस एक स्पेलर के तौर पर आए, एक शो लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। और हम भी उनको इनकरेज करते थे कि थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो इन दोनों पार्टीज़ पे एक दबाव रखे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने मुनाफली कायम कर ली थी। वो बारियों वाला हिसाब लग गया था कि 5-5 साल एक उनका जो सिलसिला चल रहा था कि आप हैं तो आप यहाँ पर जो माल बनाना है बना लें, इधर से दूसरी फैमिली आ गई है, आप बैठ के जो दिल चाहे करें, बारियाँ लेते रहें। तो इमरान खान साहब का जो रईस था तो बहुत सारे लोगों के लिए इनकरेजिंग था। अगर हम भी उन्हीं में से थे कि थर्ड पार्टी एक होनी चाहिए, लेकिन हम भी उस वक्त इमरान खान साहब इस हद तक नहीं देखते थे कि ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों को एतराफ़ करना चाहिए, मैं भी शायद उन्हीं में से एक हूँ। बल्कि हम हंसते होते थे कि यार इमरान खान साहब को सीरियस ना लिया करें, इनमें कौन सी ऐसी बात है, कैसे आएंगे। 1001 रीजनिंग होती थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। वो पॉपुलर बहुत हैं, लोग उनको आके उनके जलसों में शरीक होते हैं, बड़ी वोट नहीं डालते। ये थी सेम आज मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब भी उसी तरह की बिलावल के बारे में उन्होंने कहा है कि इनको सीरियस ना लें। 2-4 चीज़ें हैं मेरा ख्याल है बिलावल को सीरियस लेने की थोड़ी सी ज़रूरत है, जो उनके उस पर क्रेडिट के उस पर है। यहाँ तक मैं बात मानता हूँ जो आमिर कह रहे हैं कि इनको हुकूमत गिराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनको गिरानी चाहिए, ना ये बच्चे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश करेंगे जब 1 साल रह गए। करते हैं वो ये बात। एक साल का मतलब मैं आके यूँ कह रहा हूँ, आपका आखिरी साल आपका जो होता है वो होता है इलेक्शन ईयर होता है। सो 4 सालों तक आपकी होती है जो पावर, जो आपका क्लाउड है या जो भी आपने पॉलिसीज करनी है। सो इमरान खान साहब को हटा कर वो एक उनको सियासी आगे शहीद का रुतबा क्यों दें, और ताकि इमरान खान साहब बहर जब उसमें जाएँ, फील्ड में जाएँ, लोगों के पास जाएं और उनको बताएं क्योंकि मैं फलां चीज़ें कर रहा था और मुझे माफियाज ने नहीं करने दी, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, मैंने अड्डे नहीं दिए, मैंने फलां किया, आके ब्लैक मेलिंग में नहीं आया, मैंने उसको एनआरओ नहीं दिया, मैंने नवाज शरीफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने जरदारी के साथ नहीं किया, मैंने फलां लंबी लिस्ट, और मैं आवाम के लिए यहाँ माफियाज पे हाथ डाल रहा था और माफियाज ने मिल के मुझे हटा दिया। आप मुझे फिर वोट दें, मैं फिर जाऊँगा, और पब्लिक बड़ी हद तक उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर आमिर भाई को याद हो तो यहाँ 93 में नवाज शरीफ ने यही टूल इस्तेमाल किया जब उनको इसहाक खान साहब ने डिसमिस किया। वो आवाम के पास गए, उन्होंने कहा जी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, एक ही नारे पर हीरो बन गए। भुट्टो साहब थे, वो वापस आए थे, उससे ताशकंद से आए थे, उन्होंने नारा मार दिया था अयूब खान के खिलाफ,
उन्होंने कहा जनाब ये उसको आके कश्मीर को बेच आए हैं, वहाँ पे रूस में जाके ताशकंद में बेच दिया, वो हीरो बन गए थे। सो ये मौका अगर आप इनको देते हैं, इनको आके इमरान खान को कि 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले इलेक्शन से उनको गिरा देते हैं, तो मेरा ख्याल है अगेन इतने बेवकूफ़ ये भी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब को और उनको यहाँ पे उसमें शरीफ ब्रदर्स जो हैं, उनको इसमें से क्या फ़ायदा है? उनमें से तो कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, नवाज शरीफ साहब भी नहीं बन सकते, उस शहबाज शरीफ साहब के भी चांसेस नहीं बन रहे। वो अगर बिलावल साहब गिराना चाहते हैं तो वो क्यों इनको मौका दें कि आप अपनी मर्जी का कोई वज़ीर आज़म लें, अगला इलेक्शन हो जब तो आप उसमें लीड लेना शुरू कर दें। सो उनको भी सूट नहीं करता। हाँ, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे सवाल जो बनते हैं तो फिर बिलावल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली वो टैक्टिक्स होते हैं जो हर कोई यूज़ करता है। आपको याद इमरान खान साहब कहते धरने में, बस अंपायर की उंगली उठने वाली है, बस अभी खबर आई तो तभी आई, कल आई, परसों आई, ये गए वो गए, और उन्होंने 5 साल पूरे किए आपके सामने जैसे भी किए। आपने अपने वर्कर को एक उम्मीद दिलाए रखनी होती है कि हम मार्केट में हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, बस मैं वहाँ वाशिंगटन से होके आ गया हूँ, मेरी कुछ ताकतवर तबका से बातचीत होगी, बस आज गए, कल गए, परसों गए, ताकि आपका जो वर्कर है वो आके मायूस होकर बैठ ना जाए। वो समझ ले कि इनको तो हुकूमत मिलनी नहीं है, इन्होंने पावर में आना नहीं है, तो लिहाजा इनके पीछे खड़े होने की क्या रीज़न है। सो वो यहाँ पर रीजनिंग आके इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्टली इमरान खान साहब इस वक्त, मेरी राय में, आमिर भाई की अपनी हो सकती है, पूछेगा भी उनसे, वो इस वक्त ये मरियम नवाज़ को अपने लिए थ्रेट नहीं समझते इतनी बड़ी जितनी वो बिलावल को समझते हैं अगले इलेक्शन के लिए। क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा या उनका नैरेटिव जो है शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं कर रहा, सूट नहीं करते। इमरान खान साहब को पता है कि मिडिल ग्राउंड भी नहीं है कोई, कि वो नहीं है कि उनको समझ है कि अगले इलेक्शन में शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि ये उस मरियम या इनका ग्रुप जो है ना पावर में आ जाए। हाँ, इस वक्त जो हमें लगता है कि शायद उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी बड़ी क्लोज हो रही है। उन्होंने सेनेट का भी हमने देखा कि इलेक्शन उसी तरह लड़ के देखा, जैसे उसका क्या हमने कश्मीर में देखा, सीटें ज़्यादा निकालने जिस पर पीपल्स पार्टी खुद हैरान है। आपको याद होगा कैप्टन सफदर वाला जब मसला कराची में हुआ था, उस वक्त आर्मी चीफ ने कॉल की थी उसको, बिलावल को, इंक्वायरी करवाई थी जिसमें इमरान खान साहब भी आपको याद होगा खुश नहीं। तो वो आके ये बात समझते हैं कि बिलावल जो है या पीपल्स पार्टी जो है ये हमारे लिए कोई आके कंपटीशन हमें दे सकती है, सख्त मुकाबला अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत बढ़ती है। और बिलावल ने जानबूझ के अमेरिका वाला जो कार्ड है वो खेला, उस पर भी आपने देखा होगा पीटीआई बड़ी वो डिस्टर्ब थी, पैनिक था। इस पर ट्विटर पे इन्होंने आके कंपेन की, इनके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि बिलावल अमेरिका क्यों चला गया है, फलां बला बला 100 चीज़ें। सो मेरा ये ख्याल है इमरान खान साहब इस वक्त वो बिलावल को अपने लिए थ्रेट समझ सकते हैं, वो मरियम नवाज़ को नहीं समझते। ठीक है, इमरान खान बिलावल को थ्रेट समझते हैं, मरियम को नहीं समझते। ये क्लास साहब का स्टांस है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने असलहा लाइसेंस देने का इख्तियार काबीना से लेकर अपने हाथ में ले लिया है। इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं, किसके पास कितना असलहा है और क्या डिटेल्स सामने आई हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ममनुआ और गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस देने के इख्तियारात काबीना से छीन लिए और ये जो इख्तियारात की मुंतकिली है इसकी समरी को भी मंजूर कर लिया गया है। क्लास साहब, ये कितनी एक कोई बड़ी एक मुंतकिली है और किस तरह से ये चीज़ हुई है, क्या इसके इफ्स एंड बट्स हैं? ये अहम मेरा ख्याल है डेवलपमेंट है, उसका कुछ बैकग्राउंड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पता चला कि इमरान खान साहब ने एक मेजर या बड़ा फैसला किया है कि अपनी पावर्स जो हैं, जो कैबिनेट की पावर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पावर्स हैं, वो उन्होंने डेलीगेट कर दी हैं या दे दिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। अब शेख रशीद साहब या उनके सेक्रेटरी इंटीरियर या वहाँ पे जो भी सेक्शन है जो ममनुआ बोर असले उस लाइसेंस को देखते हैं, उनको पावर्स उन्होंने दे दिए। जो कैबिनेट का पिछला इजलास था उसमें कुछ हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि उसमें ये इंटीरियर डिवीजन जो है ये समरी लेकर गया था, तो इन्होंने उनसे कैबिनेट से कहा था कि आप हमें ये पावर जो है ना वो डेलीगेट करें, आप ये मिनिस्ट्री पे करें कि हर दफ़ा हमने किसी को ममनुआ बोर का हमने लाइसेंस देना होता है तो हमें समरी बनाकर आपके पास आना पड़ता है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कैबिनेट जो है ना तो वो बैठ के इस तरह के लाइसेंसेज की अप्रूवल देती होती है। तो इस पर उन्होंने बहस मुबैसा हुआ कैबिनेट में, तो उसमें कुछ वज़ीर जो थे वो इसके खिलाफ थे, इस मूव के कि ये पावर जो हैं ये आप एक वजारत को दे दें और वो बैठ के हमें पता भी ना हो, जिसका कल को फेडरल हुकूमत पे बोझ भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल भी हैं इसमें, वेपन्स के इसमें स्टोरी में जो हैं जो असल लाइसेंसेज हैं, मैं उसका भी थोड़ी डिटेल दूंगा आपको। तो लिहाजा वो ये चाहते थे कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस को कितने कितने लाइसेंसेज दिए जा रहे गैर ममनुआ बोर वगैरह के,
और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, इसमें इसमें ये वज़ीर आला हैं, दीगर लोग हैं और बड़े सारे, उसमें हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जजेस हैं या पावरफुल लोग जो हैं उन्होंने लिए हैं। सो उनका ये ख्याल था कि पावर हमें अपने पास रखनी चाहिए, इन्हें हमें डेलीगेट नहीं करना चाहिए। अब इसमें इमरान खान साहब का ये व्यू था कि नहीं, हमें दे देनी चाहिए, हम बैठ के इनको क्या क्या छोटे छोटे मामला देखें। और इमरान खान साहब आज का नहीं कह रहे, पिछले 1 साल से ये पूरा इशू जो है कैबिनेट में डिस्कशन होती है इस पर, और बार बार होती है कि हर दफ़ा जब भी ये समरी लेकर गए हैं, और अब तक ये जो है यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मैं अगर इतला मेरी अगर ठीक है, जो उस पर थोड़ी अथेंटिक है, तो जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसके मुताबिक ये कोई मेरा ख्याल है 4-5 दफ़ा ये समरी लेकर गए, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो पावरफुल लोग हैं, इलीट है पाकिस्तान की, उनके ममनुआ असला उसके जो है उसके बोर जो हैं उन्होंने उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया लाइसेंसेस के लिए कैबिनेट को। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये चीज़ें आप कैबिनेट तक क्यों ला रहे हैं। अच्छा। इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि हम बैठकर कैबिनेट इनको मंजूरी दे। शायद उनके जहन में ये हो, क्योंकि डेफिनेटली कल को किसी और हुकूमत ने भी आना है, तो उनके जहन में ये खतरा बैठा हुआ होगा कि कल को और अगर वहाँ पे उनको ना मिला, मेरे अपोनेंट्स को, अगर वो पावर में आते हैं तो वो ये देखना शुरू कर देंगे कि हमने जो असला लाइसेंसेस दिए थे और उसकी अप्रूवल कैबिनेट से ली गई थी, तो उसमें कौन कौन से लोग थे और किन किन को दिया गया और क्या वो क्राइटेरिया मीट करते थे या नहीं करते थे। और इमरान खान साहब स्पेशली भले उसके बाद अलर्ट हैं, जब से शुगर स्कैंडल आया था उसमें के बाद उन्हें ये फील हुआ था कि शुगर स्कैंडल में उनको मिसलीड किया गया था, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उनसे आके ECC ने आके गलत फैसले करवा लिए थे। और बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये कहते थे कि शुगर का जो स्कैंडल आया है ये सारा का सारा कैबिनेट का अप्रूव किया हुआ है, जो ECC के मिनट्स हैं वो कैबिनेट अप्रूव करती है। लिहाजा इमरान खान साहब उसके बाद, और उनको कहा जाता था शायद कल को इन पे स्कैंडल भी आ सकता है कि खान साहब ये जो आया था ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का शुगर स्कैंडल, इसकी अप्रूवल तो आपने दी हुई है कैबिनेट में। सो उसके बाद लगता ये है कि इस तरह की चीज़ों में इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते कि वो इस तरह करें। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला ठीक हुआ है कि उन्होंने इनको दिए, पावर्स दी गई हैं। माजी में हमने देखा है चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बड़े अच्छे 2-3 उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, बाकी हम उन पर तनकीद करते रहते हैं। उन्होंने असला लाइसेंसेस पे आकर उन्होंने बैन कर दिया था। अच्छा। ये एक पॉलिटिकल यहाँ रिश्वत के तौर पर ये इस्तेमाल होता रहा है, ये जो है असला लाइसेंसेस हैं। और जब यहाँ पे रहमान मलिक साहब के दौर में, जब पीपल्स पार्टी के दौर में इतने बड़े पैमाने पर यहाँ असला लाइसेंसेस जारी किए गए थे लोगों को, लगता था कि पाकिस्तान की 22 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है, हर बंदे को उन्होंने लाइसेंस दे दिया। और इसको MNAs का पहले तो कोटे होते थे कि देहातों में शौक के तौर पर, और जिससे लड़ाइयाँ झगड़े बड़े, कत्लो गारत बढ़ी। तो ये पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा 2008 से लेकर 2013 तक उन्होंने लाइसेंस जारी किए, उसमें स्कैंडल आए, करप्शन हुई और बड़े पैमाने पर रिजेंटमेंट हुई, जिसको चौधरी निसार अली खान साहब ने वजीर दाखिला बनते इसको बैन किया। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में जाएं तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे जनरल, यहाँ पे उनका नाम था, ये थे मोइनुद्दीन हैदर साहब। उनके दौर में यहाँ पे आपको याद आ जाएगा कंपेन चलाई गई थी कि पाकिस्तान को इस तरह के असले से, वेपन से क्लीन किया जाए। करोड़ों रुपए के उन्होंने इस पर कंपेन चलवाई, बाकायदा पूरे मुल्क में लोगों को कहा गया कि अपना जो असला जो है ना ये सबमिट करवाएं, यहाँ पे थानों में दें। लेकिन जो ही पॉलिटिकल हुकूमतें हैं इन्होंने दोबारा उसको रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। MNAs आ रहे हैं, सेनेटर्स आ रहे हैं, वजीर आ रहे हैं, शौकिया ले रहे हैं, ममनुआ बोर। हमारे देहातों में ना ये बड़ा कल्चर समझा जाता है, हवाई फैनकें करना, ये आपस में झगड़े, ये चीज़ें शादियों वगैरह पे या बड़ा टैका बनता है फिल्में देख देख के लोगों के जहनों में। सो अब ये देखना है कि इस पे बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह उनमें और रहमान मलिक साहब में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी आप देखते गए, हम देखते जाएंगे कि ये कितनी बड़ी तादाद में असला लाइसेंसेस जारी करते हैं। अब तक तो असला लाइसेंसेस मिलते रहे इलीट को जी, जैसे मैंने कहा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी लेते रही है, जजेस लेते रहे, ब्यूरोक्रेट्स को मिल गए और लोगों को मिल गए। अब मेरा ख्याल है मजे आन के हुण महिया वाला हिसाब है। अब खुल के या शेख साहब भी खेलेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी खेलेगी, MNAs वगैरह जो हैं। पहले तो इंटीरियर मिनिस्ट्री कह देती थी जनाब असला सांसा कैबिनेट तक जाना पड़ेगा हमें। अब वो ये बहाना भी नहीं बनाएंगे। अब MNAs, सेनेटर, वजीर, मेरा ख्याल इलाके के लोग तैयार हो जाएं और पिंडी वालों को ज्यादा मिलेंगे शायद उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा। तो ये था इसका बैकग्राउंड। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से क्लास साहब ने कहा कि ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर या एक कल को जो ब्लेम आना है उसको ऑलरेडी जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इस डिसीजन से बहुत सारे जो गुजरा है उन्होंने इख्तलाफ भी किया। तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ ये बदकिस्मत तरीन फैसला है और इस हुकूमत का सबसे बुरा फैसला है। वो इसलिए बुरा फैसला है कि ये 10-20 साल का एक तसलसल था कि इस मुल्क के अंदर जो है असले की नुमाइश, असले का फैलाव रोका जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हो रहा है।
कि अमेरिका में ये बहुत जो गन लॉबी, सबसे ताकतवर गन लॉबी है, उनके यहाँ भी इतना प्रेशर बढ़ गया हुआ है कि बेताशा वाकयात क्योंकि ये बढ़ गए हैं कि बच्चे गोलियां मारते हैं। न्यूजीलैंड में वाकया हुआ है कि दुनिया भर में कंसेंसस होता जा रहा है कि असले की जो फैलाव है उसको रोकना चाहिए, इससे मुआशरे के अंदर इंतशार फैलता है। पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा है और बहुत ज्यादा मसला है कि असले की नुमाइश और उससे रिलेटेड जो जराइम है वो फैलते थे बहुत ज्यादा। ये 10-20 साल के तसलसल में हमने आहिस्ता और आसानी से नहीं हुआ। यूसुफजुल्लाह बाबर साहब ने बहुत इसके लिए कोशिश की, बड़ी लड़ाइयाँ की, और उसके बाद बिल्कुल का सब सही कह रहे हैं, चौधरी निसार की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके पीछे कंसेंसस था सोशल सोसाइटीज में, सिक्योरिटी इदारों के अंदर था। वो बार बार कहते थे कि जी हमने इस्लामाबाद को जो है ना असला फ्री बनाना है, फिर सूबे को बनाना है। तो ये एक ही उसमें प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं किसने क्या इन्फॉर्म किया है या उसको उनको बिल्कुल भी इस इशू की पता नहीं है। 3-4 चीजें इसमें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जनाब आपने इसका फैलाव कर दिया, दूसरा ये है कि इससे क्राइम बढ़ेगा, तीसरा ये है कि इसका एक तरीकाकार रखा गया था कि इसकी कमेटी बनाई जाए और कमेटी में ऐसे लोग हों जो कि इस चीज के कायल हों कि हमें असले की नुमाइश को और असले के फैलाव को रोकना है। यहाँ पे जब आपने बजाय कलेक्टिव इज्तिमाई डिसीजन के आपने ये शेख रशीद और उनके ब्यूरोक्रेट 2 को ये पकड़ा दिया है, जिससे कि ये मजीद ये गंद पड़ जाएगा बिल्कुल इस मुल्क के अंदर। और शेख रशीद साहब जो है उनका एक बैकग्राउंड ये है कि वो कोई मशहूर नहीं है अपनी इंटेग्रिटी की वजह से। नहीं सख्त बात है, मगर ये इसके मेरे पास 5-7 गवाह मौजूद है तो मैं बतला देता हूँ कि ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात है। एक महफिल के अंदर चूंकि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं और वहाँ पे 5 PIO होता है प्रेस इंफॉर्मेशन अफसर, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ताकतवर जो अफसर होता है वो होता है जिससे इश्तिहार देने होते हैं। तो मैंने जरा मजाक वैसे ही छेड़ दिया कि आपके ख्याल में सबसे ज्यादा वजीर जो बदनाम है और माल पानी के लिए मशहूर है वो आपके ख्याल में कौन कौन है? मेरा ख्याल था मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम लें। वो 5 ने कहा कि जनाब शेख रशीद से ज्यादा इस काम का माहिर हमने देखा, और वो इतने क्रूडली तरीके से करते थे कि हमें खुद शर्म आ जाती थी। तो शेख रशीद को ये जो है ना बिल्ली की राखी के लिए जो है ना इन्होंने एक बड़ा सा बिल्ला बिठा दिया है। और वो रिसेंटली याद रहे कि ये जो हाउसिंग स्कीमों के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और आजकल असले का इस्तेमाल जो होता है वो हाउसिंग स्कीमों के लिए होता है कि उन्होंने गुंडे असला बाजार रखे हुए होते हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया जाता है। एक लाइसेंस लाखों रुपए का बिकता है। अगर आपने 50 लाइसेंस बेचे तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, खुद कमाते हैं, ब्यूरोक्रेट कमाते हैं, पॉलिटिशियन कमाते हैं, और उससे जो पूरे मुआशरे में इंतशार। और ये जो टिकटॉक पे आपको नजर आता है ना 10-10 असले के लिए टक 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 करते शादियों में ये चलाना, तो ये सिर्फ ये एक छोटा सा डिसीजन नहीं है, ये मुआशरे में इंतशार की इब्तिदा है और इसके बहुत खौफनाक नतीजे हैं। मैं समझता हूँ अभी भी प्राइम मिनिस्टर को फौरन रोकना चाहिए, वरना ये इनके नाम पे रहेगा। दिस इज ऑन हिम। इन्होंने इस मुल्क के अंदर ये खून खराबा शुरू करवाया। ठीक है, ये इनके क्रेडिट पे रहेगा कि इस तरह की जो गलत फैसले करने से जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो फिर इस हुकूमत को फेस करने पड़ेंगे। अगर ये हुकूमत नहीं रहेगी तो डेफिनेटली ब्लेम उन पे आएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। फॉरेन ऑफिस के बाबूज ने जो कम्युनिटी वेलफेयर फंड है वो आपस में बांट लिया है और अभी तक इसकी निशानदेही होने के बाद रिकवरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद बात करनी ही थी हमने सर, ये जो कम्युनिटी वेलफेयर फंड को लेकर इतने स्कैंडल सामने आए हैं और निशानदेही हुई है, इसके बावजूद कोई
समझ नहीं आ रहा कि रिकवरी कैसे होगी, किस तरह से ये पैसा निकलवाया जाएगा और निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, क्या होगा इसका? पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और बड़ी अहम रिपोर्ट है, लेकिन मैंने कहा ना कि सियासतदान आजकल ये सारी पार्टीज़ के जो हैं वो पावर में रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी इसमें रह कर गई है, नवाज लीग कर भी रह के गई है। जब ये पावर में नहीं थे, अपोजिशन में नहीं थे तीनों, तो उस वक्त ये बड़ी इंतहाई आके इनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और बड़ी कमेटी जो है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अपना इसका एक बड़ा रोब था, दबदबा था। और बड़ा यहाँ पे पहले मुझे याद है कि आमिर भाई को भी याद होगा कि यहाँ पे इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सीक्रेट रखा जाता था, इन कैमरा होता था, सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं होती थी कि वो जाएं, बैठें और इनको कवर कर सकें, इसको ऑब्जर्व करें। वहाँ पे ये बाकायदा पॉलिटिकल हुकूमतों ने इसको रखा हुआ था कि हमारे दौर के जो ऑडिट पैरे हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, फ्रॉड हैं या वट जो भी कुछ वहाँ पर होता रहा है, वो सामने नहीं आने चाहिए उस पर। खैर जनरल मुशर्रफ साहब जब आए तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उन्होंने आके ओपन किया कि नहीं जी, सहाफ़ियों को बैठने दें। वर्ल्ड बैंक के भी कुछ उसमें शराइत थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन वो बाद में पता चला कि जनरल मुशर्रफ को ये अंदाज़ा था, किसी ने मशवरा दिया कि सहाफ़ी जब बैठेंगे तो पॉलिटिकल हुकूमतों के करप्शन के स्कैंडल जब आएंगे तो इनका जो लेवल है इसका क्या कहते हैं, डिस्क्रेडिट होंगे। आपकी जस्टिफिकेशन बेहतर बन जाएगी कि फौजी हुक्मरान बेहतर होता है रादर दैन इन सियासतदानों के। इसके पीछे ये भी वजह थी और वही हुआ कि उनकी करप्शन की नवाज शरीफ साहब दौर की, बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर की वो सामने आना शुरू हुई तो लोगों को एहसास हुआ कि ये तो अच्छी खासी करप्शन होती थी, यहाँ पे चीज़ों में होती थी। खैर कमिंग टू द पॉइंट, अब जो है ये जो आई हैं रिपोर्ट्स हैं, इसके बाद ना पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे, फिर इसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने गुजारे, उनके दौर के ऑडिट रिपोर्टें हैं। तो मुझे याद है कि यहाँ पे एडिटर जनरल पाकिस्तान थे अख्तर बुलंद राना साहब। अख्तर बुलंद राना साहब ने आके डिफाई किया था, जहाँ खुर्शीद शाह साहब जो अपोजिशन लीडर थे, वो इसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने ये कहा वहाँ पे, उन्होंने अख्तर बुलंद राना ने, उन्होंने कहा एक्सीलेंसी मुझे ये बताएं, ये पिछले 5 सालों का 2008 और 13 का ये सारा ऑडिट तो हमने आपकी हुकूमत के खिलाफ किया, इवन आपके खिलाफ ऑडिट पैर हैं, आपकी वजारत के खिलाफ हैं, आपके वजीरों के खिलाफ हैं, वजीर आज़म के खिलाफ हैं। आप बैठ के उन्हीं ऑडिट पैरों को आप उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, सेटल करेंगे। और खुर्शीद शाह साहब के दौर में बड़ी तबाही मची, उन्होंने हर शय सेटल की, जो करप्शन का स्कैंडल आया, जो चीज़ आई, उन्होंने आकर उनको सेटल कर दिया वहाँ पे। तो उस पर उन पर इल्ज़ामात लगा के उनको फारिग कर दिया गया, इनको अख्तर बुलंद राना साहब को। बल्कि अख्तर बुलंद राना साहब को दाद दें, वह तो एडिटर जनरल पाकिस्तान थे जो इनके सामने पेश होने से इनकारी हो गए थे खुर्शीद शाह के। उन्होंने कहा जब तक ये बैठे हुए हैं जिन पर खुद ऑडिट पैर हैं, जिन पर खुद इल्ज़ामात हैं, मैं कैसे उनके सामने बैठ के उनको कहूँ जनाब ये इंसाफ करके दें, ऑडिट करके दें। वो घर चले गए अख्तर बुलंद राना साहब, लेकिन वो इनके सामने झुके नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अपने उस पर असूली मौके पे। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनकी जब बारियां लगी हैं, इससे पहले आपको याद होगा वो शहबाज शरीफ साहब बन गए थे, फिर आजकल राना तनवीर साहब हैं। अब इनके अपने अपने दौर के इनके वो हैं, क्योंकि अपोजिशन का लीडर बनेगा यहाँ पे, एक इन्होंने रख दी थी। आइडिया तो बड़ा अच्छा था कि ठीक है कर दें, लेकिन उस आइडिया में से पता यह चला मुका चला। जितने मेंबर बैठे हैं उसमें कोई पीटीआई के बैठे हैं, कुछ उसमें अब नवाज लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, दीगर पार्टी, उन्होंने मिल मिला के इस तरह के स्कैंडल जो है ना उन्हें डंप करने शुरू कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इंपॉर्टेंस खत्म होगी, जिसकी वजह से नए एफआईआई पे ये जो है ना इनके खिलाफ एक्टिव हुए। अब देखें जो रिपोर्टें आई हैं वहाँ पे, इनको सीरियस नहीं लिया जा रहा, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों को बताते जाएं। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। सबसे बड़ा जो इंकशाफ किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो एक रिपोर्ट आई है जो वहाँ पार्लियामेंट में पेश की गई है, आप देखते हो कि यहाँ पे एक हमारे वो इनकलाबी एक यहाँ पे रहनुमा हैं और बड़ी अच्छी वो उस पर अपने हिसाब से अच्छी वो बातें करते रहते हैं, इनकलाब की बातें करते हैं, इनकलाब पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। और एक दौर में बड़े मशहूर भी थे हमारे नौजवानों में, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, जैद हामिद साहब। जैद हामिद साहब आपको याद होगा जब ये वहाँ पे सऊदी अरेबिया गए थे वहाँ पे हज या उम्रा करने के लिए, तो उन पे ये इल्ज़ामात लग गए थे, सऊदी हुकूमत ने लगाया कि ये यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में या लॉबिंग में या एक पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो सऊदीज़ लाज के तहत या उनके तहत नहीं कर सकते थे। और आपको याद होगा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ पे। और बड़ा एक पाकिस्तान में भी एक उस पर आया था, बहुत सारे जैसे मैंने कहा यूथ उनको फॉलो करती थी, तो वो वहाँ पे गिरफ्तार रहे। खैर बाद में बड़ी अच्छी खासी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई तो वो वापस उनको रिलीज़ करके पाकिस्तान भेजा गया था। अब ये पता चल रहा है जो फॉरेन ऑफिस का ऑडिट हुआ है कि इनकी फैमिली को, जैद हामिद साहब की फैमिली को उन दिनों 10,000 सऊदी रियाल जो है ना वो दिए गए थे। चलें भी ठीक है, पाकिस्तान के शहरी हैं वहाँ पे, एक उसमें मुश्किल में है, वट एवर उनके जो भी नजरियात हों, जो भी हम उनसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन चलें गिरफ्तार हो गए हैं, आपने उनको सपोर्ट दी, वो सारा कुछ किया, अच्छा किया आपने। लेकिन इसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे ये जो पैसे दिए गए थे वो उन्होंने जैद हामिद साहब की फैमिली के नाम पे नहीं दिए, ठीक है, उनको नहीं दिए। जो सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटी इसमें वो बता रहे हैं, जैद हामिद साहब ने की उनकी जो फैमिली है उन्होंने ना कोई दरख्वास्त दी थी,
अच्छा। कि हमें इमदाद दी जाए। ना उन्होंने कोई इस केस से मुतल्लिक कोई एविडेंसेस दिए थे वहाँ पे, उस पे जो सऊदी अरेबिया में हमारी एम्बेसी थी कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर एक उन्होंने नाम लिखा है, तहर लतीफ़ साहब थे जिन्होंने वहाँ पे जैद हामिद साहब की अहलिया के नाम पर उन्होंने 10,000 सऊदी रियाल जो है ना उन्होंने वसूल किए थे। सो वो ये कहते हैं कि जनाब अच्छा वहाँ पे वेलफेयर फंड होता है जिससे बरून मुल्क पाकिस्तानी अगर कोई वहाँ पे मुश्किल में हो तो 5,000 सऊदी रियाल आप दे सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब कि आपने अगर इमदाद देनी भी थी तो जैद हामिद साहब की फैमिली को डायरेक्ट दी जाती है। अब हमें नहीं पता कि तहर लतीफ़ साहब जो हैं ये कौन हैं, आपने उनको जैद हामिद साहब की अहलिया के नाम पर 10,000 आपने सऊदी रियाल पकड़ा दिए हैं, तो ये कौन है, किधर है, हमें इसका नहीं पता। वो पैसे उन तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे जैद हामिद साहब की फैमिली तक, या दरमियान में तहर लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने कर दिए। सो वेरी उन्होंने सीरियस इस पे एतराज़ात उठाए हैं और उन्होंने इस पे बात की। आमिर साहब से ज़रा पूछें कि वो क्या इस पे कहते हैं। जी आमिर साहब, आप बताइए कि इस पे आपका क्या स्टांस है, क्योंकि जिस तरह से क्लासेस आपने कहा कि ये जो इस तरह की कमेटीज़ होती है उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है, तो कोई भी एक दूसरे के राज नहीं अफशा कर सकता। वहाँ पे एक अलग वो एक नेक्सस बन चुका है। जी, ये कमेटी के ऊपर तो मैं पहले आता हूँ, मगर ये जो जैद हामिद साहब हैं ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये जिस तरह के कई दफा फौज के मुतालिक बयान देते हैं, फिर ये मसल की लड़ाइयाँ करवाते हैं, फिर ये जो है बहुत ज्यादा तालिबानाइजेशन और जो है ना तकफीरी जो इनके रुझानात हैं वो से ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी है। अगर ये सिर्फ ये मेरे लिए सुनना कि जनाब ये इनके लिए रियासत पाकिस्तान ने पैसे दिए, तो ये काफी बड़ा एक इशू है। अच्छा। मलिकार साहब बता रहे हैं कि शायद इनको पैसे नहीं दिए कोई इनके बिहाफ पे, क्योंकि ये जब पकड़े गए थे वहाँ पे जेल में थे तो बड़ी खबरें आई थी कि इनको सदियां छोड़ दिया, कोई कहता है एजेंसियों ने छुड़ा दिया, वो आज तक वहाँ है। पर ये एक अपनी तरफ से एक मेरे ख्याल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। पर दूसरा ये कि कोई साहब इनके नाम पे पैसे खा गया, तो ये अगर इनके नाम पे खा गया तो ये जो कम्युनिटी वेलफेयर के जो पैसे हैं ये वैसे ही बड़े बदनाम है पूरी दुनिया में। एम्बेसीज के अंदर उन्होंने अपने खांचे रखे होते हैं, और सबसे बड़ा खांचा ये कम्युनिटी वेलफेयर में होता है कि इसकी कई दफा रसीदें नहीं होती कि जी हमने किसी को जेल से छुड़ाया, जी हमने किसी को कुछ किया, एक लॉबिंग के नाम पे और एक कम्युनिटी वेलफेयर पे। तो ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये टाइम आ गया है कि इसका ठीक कर लें। अब आ जाए आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना पिछली, वैसे सारे लोग कहते हैं नैब के भी खिलाफ है कि जी वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इदारा है। अब ये तो गवर्नमेंट का इदारा है और पुलिस भी गवर्नमेंट का इदारा है। ये एक इदारा है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लिमानी इदारा है, तो कोई एक आधा तो दादा रह देंगे जिसको कोई हक हो कि वो आपके ऊपर क्वेश्चन कर ले। तो पहले पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद नून लीग ने जो है इसका सत्यानाश किया कि अपनी गवर्नमेंटों में करप्शन, क्योंकि बैकलॉग चलता है ना, इसका 3-3, 4-4, 5-5 साल का बैकलॉग चल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जब अपोजिशन में आई तो वो खुद ही अपने ऑडिट कर रहे हैं, फिर नून लीग का भी यही रहा। अब मगर असल क्वेश्चन है पीटीआई का, जिनका ये नारा और स्लोगन था कि हम दुनिया से करप्शन खत्म कर देंगे और पाकिस्तान में जो है एक इसके झंडे गाड़ देंगे ईमानदारी के। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके दौर में कम अज कम जो है, ठीक है वहाँ शहबाज साहब बैठे हुए हैं हमारे कमेटी में, इनके मेंबरान है, मुझे कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इनके मेंबरान ने जोर लगाया हो और ये पुराने केसेस पे नैब में गए हुए हों या किसी किस्म को इसको फाल बनाने की कोशिश की गई हो। तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक इसके अंदर रोल, बाकियों का तो है ही है, तो वो इसका बन गया है। दूसरा ये है कोई तरीकाकार नहीं है कि हमारे पास ना रिसोर्स ऊपर बैठी होती है, हमें नहीं देती वो वसाइल या एक्सेस कि हम ये रेगुलरिटीज की और गवर्नमेंट को पकड़ सके। तो जब कोई इस तरह की गवर्नमेंट खुद करती है उसको भी नहीं करने देते, ना हमें करने देते हैं, ना खुद करने देते हैं, तो करना किसने है? ठीक है, करना किसने। क्लास साहब कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, हम अगले टॉपिक को नहीं अनफॉर्चुनेटली टच कर सकेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा ना, मैं ये कहता हूँ कि
बहुत सारे लोग जो हैं इस पे कहेंगे कि ये ऑडिट रिपोर्ट्स हैं तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को दोबारा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बात हमने उस दिन भी की है कि ये वहद कॉन्स्टिट्यूशनल आपका इदारा है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, जिसको एक्सेस होती है डॉक्यूमेंट्स तक, एक प्रॉपर वहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हैं, ट्रेंड लोग बैठे हैं, जिनका ये काम है, जो जाते हैं चीज़ें पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वो अपने उनके साथ बाकायदा इनकी DAC की इनकी मीटिंग्स होती हैं, नोट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि ये जो आपका स्कैंडल पकड़ा है, इरेगुलरिटीज़ पकड़ी हैं, इनका आप जवाब दें। जब वो कोई इसके प्रॉपर जवाबात या कन्विंसिंग जवाबात देने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनके पैरे बनाकर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाते हैं, वहाँ पे फिर बैठकर डिबेट होती है, चीज़ें होती हैं और फिर भी इसको सीरियस नहीं लिया जाता। और अगर उसके रीज़न है कि पिछली पॉलिटिकल हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने आके इसको तबाह किया, इसका बेड़ा गर्क किया है कि उन्होंने एक दूसरे की करप्शन पे, अपने उनके स्कैंडल्स पे PSC ने रेगुलाइज करना शुरू किया। एक भी उन्होंने कोई ऐसा कोई अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने पॉलिटिशियन जो हुकूमतें जो पिछली आगे थी, एक के खिलाफ भी उन्होंने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती। और इन्होंने पर्पसली किया है कि हमने तबाह करना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। अदरवाइज ये बहुत बड़ा फोरम है जो पार्लियामेंट का अपना है, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है और हमारा मुंह भी बंद कर सकती है कि भाई साहब ये नैब, FIA या दीगर इदारे हमें नहीं चाहिए, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर सकते हैं, अपने MNAs की, मिनिस्टर्स की, हुकूमतों की, लेकिन नहीं किया इन्होंने। और जो पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है कि हम पे बहुत ज़्यादा शक किया जाता है या हमें बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराया जाता है, तो वो यही चीज़ है कि अगर क्रेडिबिलिटी में कोई चीज़ इजाफा कर रही है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा और रेकरेंस इसी वजह से होती है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।